So hello everyone, welcome to another session of Polity PYQ. I am starting with the first question. So first question is on your screen. Question is Supreme Court at Fort William in Calcutta was established by which act? तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो आप इसमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकटा स्टैब्लिश हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में. ये एक्ट ने कंट्रोल और रेगुलेट किया, ठीक है, अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. पॉलिटिकल पावर जो है अपने हाथ में ली, क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और टिल 1770s तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही रेगुलेशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. प्रॉफिट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था. इसकी वजह से क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज़ थे वो करप्शन करने लगे, ब्राइब लेने लगे, जिसकी वजह से एक टाइम पर आकर ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो गई. तो फिर बैंकरप्ट जो हो गई उसको वापस रिवाइव करने के लिए वो क्वीन के पास गए. क्वीन से जब उन्होंने लोन के लिए पूछा या लोन मांगा, तब क्वीन ने बोला कि अब से हम रेगुलेट करेंगे. तो तब आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें और क्या था कि एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस लेके आए. क्या लेकर आए? एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस. ठीक है, फिर मैं बात करूंगी पिट इंडिया एक्ट यानी कि 84 के बारे में बात करूंगी. इसमें नहीं लिखा, ठीक है, मैं इसको वैसे ही बता देती हूँ आपको. हाँ, पिट इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करूंगी. तो इसमें आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि पॉलिटिकल फंक्शंस देखता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शंस देखता है. तो इसमें बस ये दो बॉडी, नई बॉडी बनाई गई थी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया. ठीक है, सॉरी, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया. ठीक है, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 और 1853. तो 4 चार्टर एक्ट आए आपके. 4 चार्टर एक्ट कौन कौन से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, 1813, 1833 और फिर 1853. ठीक है, ये 4 आपके एक्ट बने. इसमें 20 ईयर्स का गैप था इन चारों चार्टर एक्ट में. ठीक है, 20 साल के बाद ये एक्ट बने और इनमें कुछ कुछ प्रोविजंस थे, रेगुलेशंस थे, रूल्स थे. जैसे 1813 के चार्टर एक्ट में मैं क्या बोलूँ, 1813 के चार्टर एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट हुई थी एक तो, और दूसरा 1 लाख रुपीज़ जो है इंडियन एजुकेशन पे ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो इंडियंस को एजुकेट करेंगे. ठीक है, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में बात की गई थी. फिर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया. बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 आपके एरियाज थे जो कि प्रोविंसेस थे, कह सकते हैं कि जो काफ़ी रिच थे. ठीक है, तो इनके एरियाज को संभालने के लिए कुछ गवर्नर जनरल बनाए गए थे. तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, जिसके अंडर बिहार, उड़ीसा के गवर्नर जनरल आए. ठीक है, और अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया. यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, और रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है, इसके बाद लॉर्ड मकॉले इसे फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे गवर्नर जनरल कैबिनेट के. ओके, अब बात करेंगे 1853 में. ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनिशिएशन हुआ पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन का. साथ में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो डिवाइड की गई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो है वो ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू किया गया. मतलब बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया, सिविल सर्विसेज को. बात तो 1813 से हो रही है, लेकिन 1833 में जिक्र हुआ था, लेकिन आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था. तो फिर 1853 में इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज देने का मौका मिला. बहुत टफ एग्जाम हुआ करता था उस टाइम. ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो मैच द लैटिन टर्म्स given in the column 1 with corresponding meaning used in legal proceeding given in column 2 and provide the correct answer from the options given below. तो actus reus ये है. तो बेसिकली क्या है, गिल्टी एक्ट है. क्या है इसमें? गिल्टी है. दूसरा सर्श्योरी यानी कि बेसिकली टू बी सर्टिफाइड, इसमें टू बी अप्राइज्ड, हेबस कॉर्पस, हैव द बॉडी और मैंडेमस वी कमांड. बेसिकली जो ये 3 है ये रिट्स हैं, और ये एक्टस रियस बेसिकली एक लॉ टर्म है जो कि गिल्टी एक्ट को कहा जाता है. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए. एक्टस रियस बेसिकली गिल्टी एक्ट है, एक्शन और कंडक्ट. ठीक है, ये बेसिकली जो कि क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट एलिमेंट है क्राइम का, एज अपोज टू द मेंटल स्टेट ऑफ एक्यूज्ड. उसको बिना मतलब मेंटल स्टेट जो होगी
एक्यूज की, उसको अपोज करते हुए ये एक्ट लगाया जाता है, ठीक है, एक्शन और कंडक्ट एक्ट। सर्श्योरी मैंने आपको प्रीवियस अभी सेशन में भी बताया था कि सर्श्योरी में क्या है, बेसिकली टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म। बेसिकली जो हायर कोर्ट होगी वो लोअर कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस देंगी कि जो उन्होंने जो भी जजमेंट दी है या तो उसको स्क्वैश कर दें या उसको ट्रांसफर कर दें हायर कोर्ट की तरफ, तो दैट इज सर्श्योरी। फिर हेबस कॉर्पस, दैट यू मे हैव द बॉडी, इसका मतलब है कि किसी पर्सन को इलीगली डिटेन नहीं करना है। फिर आपका आता है मैंडेमस, यानी कि वी कमांड। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल फेल होता है टू परफॉर्म हिज और हर वर्क, तो ये वाली रिट हम लगा सकते हैं, दैट इज आपका मैंडेमस। तो जुडिशरी उनको कमांड देगी कि अपना जो आप ड्यूटी है वो परफॉर्म कीजिए, अगर वो अपना काम करने के लिए मना करता है, ठीक है, और वो पब्लिक ड्यूटी है तो बेसिकली हेबस कॉर्पस आपका किस पे लगेगी, आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों उसमें लगेगी, लेकिन बाकी सारी जो रेट है 4 वो सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड रिट्स हैं। सिर्फ यही हेबस कॉर्पस आपके प्राइवेट पर्सन के ऊपर भी लग सकती है। प्रोविशन क्या है, प्रोविशन है फॉरबिड, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो कोर्ट हायर प्रोविशन में होता है वो लोअर जो कोर्ट होता है, अगर वो अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है तो फिर ये लगती है प्रोविशन, ठीक है। उसके बाद को वारंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो इलीगली किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है, तो उस टाइम उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो को वारंटे से अगर किसी ने इलीगल अजम्पशन किया है पब्लिक ऑफिस का तो फिर ये वाली रिट लगती है। तो ये 5 रिट आपकी आर्टिकल 32 में है, जिसको B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑन 30 जून 2017। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो के वेणुगोपाल उस टाइम आपके अटॉर्नी जनरल बने थे, लेकिन अभी रिसेंट में जो आपके 16th आपके बने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो बने हैं आपके R. वेंकटरमण। 16th अटॉर्नी जनरल बने ऑन 1 अक्टूबर 2022। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब बाइफर्केटेड इनटू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये कब हुआ था आपका, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 28 सितंबर 2003 में हुई थी आपकी बाइफर्केट, ठीक है। 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको बाइफर्केट किया। पहले जो आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो एनसीबीसी थी वो एक ही थी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब एक ही थी। उसके बाद 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दोनों को बाइफर्केट किया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये आर्टिकल 338 के अंडर आई और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये आर्टिकल 338 के ए के अंदर आई। अभी रिसेंट में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो कि आपके कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट की गई, 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट की, कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 338B, ठीक है। अब बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी चीज आपके कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट है, दैट इज यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में 100 आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में आपके 61 है और कंकरेंट में आप हो गए 52, क्योंकि 5 पहले आपकी स्टेट लिस्ट में 66 थे, 5 जो थे आपके सब्जेक्ट वो ट्रांसफर किए कंकरेंट लिस्ट में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से वो 5 सब्जेक्ट थे जो कि ट्रांसफर किए गए फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का जिम्मा है, ठीक है। तो 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे, तो डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पोर्ट, रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, ये आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है, आप 61 हो गए हैं, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, बेटिंग एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट की। तो इट ओरिजिनली हैड 47 ऑब्जेक्ट्स बट नाउ इट हैज 52 सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, इसके थ्रू कौन से 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके स्टेट से कहाँ ट्रांसफर किए गए, स्टेट से कहाँ ट्रांसफर किए गए आपके
कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। ये जो 5 सब्जेक्ट थे आपके, बेसिकली वेन डायग्राम बना देती हूँ मैं, 5 सब्जेक्ट थे, ये स्टेट लिस्ट के थे आपके, ठीक है। इसको कहाँ शिफ्ट किया गया आपका, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो पहले ये 66 हुआ करते थे, नाउ इट इज 61, और कंकरेंट लिस्ट 47 हुआ करता था, नाउ इट इज 52। तो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द इनिशिएटिव टेकन बाय। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब कब ऑल इंडिया सर्विस, ये किसके अकॉर्डिंग, यानी कि किसके इनिशिएटिव से ऑल इंडिया सर्विस आएगी। तो ये जो एक्सक्लूसिव राइट है, स्पेशल राइट, ये आपके राज्यसभा के पास है, ठीक है। आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस जो है इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। कोई भी रेजोल्यूशन राज्यसभा पास कर सकती है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि ये नेशन के इंटरेस्ट में है तो पास कर सकती है। जैसे आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज पहले नहीं थी, पहले IAS IPS हुआ करती थी, फॉरेस्ट सर्विसेज भी इंक्लूड की गई 63 में, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से कमीशन के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आप ऐड की गई, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में, 2005 में, एम्बलम, ठीक है। तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करता है इम्प्रॉपर यूसेज ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया एम्बलम ऑफ कंट्री, लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सरनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the article of Indian Constitution given in the column 1 with corresponding provision given in the column 2 and provide the correct answer from the option given below। तो ये है आपके, ठीक है। तो ये है आंसर बी फर्स्ट, यानी कि आपका आर्टिकल 153 मैंडेट ऑफिस ऑफ गवर्नर, फिर आपका 154 स्पेसिफाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर, फिर आपका आर्टिकल 155 बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 156 आपका स्पेसिफाइड टर्म ऑफ गवर्नर। तो ये 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो ये देखिए 153, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, साथ में 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। तो बेसिकली गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास सबसे लार्जेस्ट बेंचेस है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, 3 बेंच है, कोहिमा बेंच नागालैंड, इजॉवल आपका मिजोरम में, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। 17 मार्च 1866 में ये आपका 4th हाई कोर्ट है, स्टैब्लिश हुआ। कोलकाता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड को दिखता है, ठीक है, इसकी जुरिस्डिक्शन। साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट आपका महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार आइलैंड की टेरिटरी का भी, ठीक है। सॉरी, अंडमान नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे दमन दीव, ठीक है, दमन दीव, दादर नागर हवेली। एक मिनट, ठीक है, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ठीक है। इसका एक साथ ही अब बॉम्बे हाई कोर्ट दिखता है। अब बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन। तो कब कर सकता है यूनियन लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट पे लॉ कब बना सकता है? तो आपको बताना है जब प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा, या राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा, या फिर स्पीकर परमिशन देगा, या चौथा देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी, या BND। तो बेसिकली जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा तब, और साथ में जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो फेडरल क्वासी फेडरल कंट्री है हमारी वो यूनिटरी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रांग है और सेंटर यूनिटरी फॉर्म में जितने भी डिसीजन या फंक्शन करता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊँगी, ठीक है, तो तब बताऊँगी कि कब कब आपका पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। तो फिलहाल
प्रेजेंटली हमारे स्टेट में 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 थे, मैंने बताया 5 जो है ट्रांसफ़र किए कंकरेंट लिस्ट में, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो 5 कंडीशन कौन सी है? जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा, दूसरा नेशनल इमरजेंसी होगी, तीसरा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलके रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को प्लीज़ आप इस लिस्ट पे क्या बना दीजिए, लॉ बना दीजिए, या फिर नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड है तो भी क्या कर सकती है आपकी पार्लियामेंट, लॉ बना सकती है, या प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में चल रहा है अंडर आर्टिकल 356, तो भी आपकी पार्लियामेंट वहाँ पे लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में। तो यही है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू। ये मैंने आपको 5 ईयर्स के पॉलिटी के PYQ करा दिया।